नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रपति चुनाव को। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुल 5 प्रमुख विषयों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसको हम बड़े विस्तार से समझेंगे। उसके पश्चात हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए और एक एमपी के वोट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। इसके बाद हम समझेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत किस प्रकार से एक प्रत्याशी से दूसरे प्रत्याशी को वोट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, तब जबकि राष्ट्रपति चुनाव के वोट काउंटिंग के पहले चरण में किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा न मिला हो और दूसरे राउंड में काउंटिंग जो है जाए, तो किस प्रकार से सबसे अंतिम प्रत्याशी के वोट्स को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके ऊपर के प्रत्याशियों के, उसके ऊपर के कैंडिडेट्स को। तो ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसे भी विस्तार से समझेंगे। और सबसे जो कंफ्यूजिंग विषय है और सबसे महत्वपूर्ण इन 5 विषयों में वो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना किस प्रकार से होती है। आखिर वोट का कितना प्रतिशत निश्चित किया गया है जिसे हम कोटा कहते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा कितना है और किस प्रकार से यह तय किया जाता है कि कोई कैंडिडेट अब भारत का राष्ट्रपति हो गया है, यानी वो राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हो गया है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया, वोट की गिनती की पूरी प्रक्रिया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन सबको जो है बहुत ही सजीव उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को समझेंगे। तो ये सारे विषय इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहां शेड्यूल है प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 का, राष्ट्रपति चुनाव 2022 का। तो 18 जुलाई 2022 को वोटिंग का दिन है और 21 जुलाई 2022 को रिजल्ट जो है आएगा, इसी दिन जो है काउंटिंग होगी। हालांकि ये अब एक जो है फॉर्मेलिटी ही है राष्ट्रपति चुनाव 2022 की, क्योंकि सबको पता है कि एनडीए के प्रत्याशी ही इसमें जीत करके आएंगे। हालांकि वोट की गिनती जो है 21 को और वोटिंग होगा जो है 18 जुलाई को। ठीक है, तो 21 जुलाई को हमें पता चल जाएगा कि कौन भारत का राष्ट्रपति जो है बनने वाला है। तो अब आगे बढ़े हम, उससे पहले राष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, उन्हें हम एक सरसरी निगाह से देखना चाहेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए कौन कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं और यह भी हमें समझ आ जाए कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक आइडिया इससे निकल जाएगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है
और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां निहित होंगी। इसके बाद अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसके मैनर की बात करता है। इसी को हमें बड़े विस्तार से इस लेक्चर में समझना है। इसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है कि एक बार चुन लिए जाएंगे तो कितने वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल होगा। तो हम जानते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की, यानी कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है वो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, या अगर बन सकता है तो कितनी बार बन सकता है। तो भारत का संविधान इस विषय पर मौन है। जैसे अमेरिका के संविधान में यह है कि 2 टर्म, कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति देश का बन सकता है, उससे अधिक नहीं बन सकता। भारत का संविधान इस विषय पर मौन है। वो ये कहता है कि आप कितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 बात करता है राष्ट्रपति हेतु अर्हताओं की, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 59 बात करता है राष्ट्रपति पद हेतु शर्तों की, यानी ये बताता है कि क्या क्या चीजें भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार में नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। इसके बाद अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की। तो महाभियोग की प्रक्रिया को भी हम विस्तार से समझेंगे। और अनुच्छेद 62 बात करता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति से संबंधित, यानी राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए, किसी भी कारण से हो सकता है, वो त्याग पत्र दे दे या कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो यही अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक को हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे फिर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम जो है इस लेक्चर में नहीं समझने वाले हैं। हमारा मुख्य जो एजेंडा है इस लेक्चर का वो राष्ट्रपति के निर्वाचन को ही समझना है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। देखिए, जब संविधान सभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन का मुद्दा आया तो इसको लेकर के संविधान सभा में कई अलग अलग सुर सुनाई दिए। तो एक गुट का यह कहना था कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता से किया जाना चाहिए। आखिर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधि है। ऐसे में उसका चुनाव तो डायरेक्ट होना चाहिए, सीधे जनता द्वारा किया जाना चाहिए। तो एक गुट ने यह बात कही कि राष्ट्रपति का चुनाव तो सीधे जनता से ही करा लिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से करा लिया जाए। लेकिन इस पर तुरंत जो है कई लोगों ने आपत्ति की संविधान सभा में और यह कहा कि चूंकि हमने भारत की शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली संचालित होगी, ना कि अमेरिका में जो प्रणाली संचालित है अध्यक्षीय या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने एडॉप्ट नहीं किया है। हमने क्या किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है एडॉप्ट किया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह निहित है कि जो राष्ट्रपति होगा, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वो केवल और केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, यानी नाम मात्र का कार्यकारी होगा। और जो वास्तविक शक्तियां होंगी वो प्रधानमंत्री में निहित होंगी। यानी राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव होगा। और ऐसे में जब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह निहित है
कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होगा और प्रधानमंत्री के पास ही वास्तविक शक्तियां होंगी और प्रधानमंत्री चुन करके आएगा अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो वो तो अप्रत्यक्ष चुनाव से ही आता है प्रधानमंत्री। तो अगर प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा और राष्ट्रपति भारत के जनता के द्वारा सीधे चुन करके आएंगे तो ये जो संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य है वो समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सीधे जनता द्वारा चुन करके राष्ट्रपति बनेगा वो फिर संसदीय व्यवस्था से सद्भाव नहीं रख पाएगा। फिर वो भी अपने को ताकतवर महसूस करने लगेगा। वो भी कहेगा कि मैं रबड़ स्टैंप बन के नहीं रहूंगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही मैं केवल नहीं करूंगा, अपने मन से भी करूंगा। मुझे तो भारत की 125 करोड़ जनता ने वोट डाल करके जो है यहां पर भेजा है और प्रधानमंत्री स्वयं अप्रत्यक्ष आया है, तो प्रधानमंत्री मुझसे अधिक ताकतवर कैसे हो सकता। तो जो संवैधानिक व्यवस्था हमने एडॉप्ट की है, संविधान ये चाहता है कि भैया राष्ट्रपति केवल वही करें जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उनको सलाह दे। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही तरीका है, संसदीय शासन प्रणाली का यही तरीका है। लेकिन जब राष्ट्रपति को आप प्रत्यक्ष रूप से चुन करके लाएंगे तो यह सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति फिर केवल सलाह से नहीं काम करेगा बल्कि अपने मर्जी से काम करने लगेगा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह निहित है कि सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, सारे आदेश तो राष्ट्रपति देगा, उसी के नाम से दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये सारे कार्य जो है मंत्री परिषद करेगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो ऐसे में यह कहा गया दूसरे गुट के द्वारा कि अगर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा तो ऐसा राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था से सद्भाव नहीं रख पाएगा। एक दूसरा यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, सीधे जनता से होगा, तो यह व्यवस्था बहुत ही खर्चीली होगी और देश इतना मजबूत नहीं है कि हम जो है इतनी खर्चीली व्यवस्था को जो है अपनाएं। हालांकि यह एक कमजोर तर्क था। जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क था वो यही था कि प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आया राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था से सद्भाव नहीं बिठा सकता। तो फिर यह कहा गया तब हम क्या करें। तो कुछ लोगों ने यह सलाह दिया, संविधान सभा के सदस्यों ने, कि हम ऐसा करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से राष्ट्रपति का चुनाव करा लेते हैं, जिस प्रकार से इस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देते हैं। तो यही कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देकर के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लेंगे। तो फिर इसके काउंटर में यह तर्क दिया गया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत एक संघीय देश है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का प्रतिनिधि है, वो भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। और ऐसे में हम केवल केंद्र से ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लें और उसमें राज्यों की कोई हिस्सेदारी न हो तो राष्ट्रपति कहां वास्तविक रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा। तो ऐसे में यह कहा गया कि इसमें राज्यों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और केंद्र की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और इन दोनों के हिस्सेदारी में पेरिटी होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। यानी केंद्र को अधिक वेटेज और राज्य को कम वेटेज
या राज्य को अधिक वेटेज और केंद्र को कम वेटेज, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि समतुल्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनावों में केंद्र और राज्य दोनों का वेटेज समान होना चाहिए। तो हमें जो है केंद्र को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए और हमें जो है राज्य को भी जो है वोटिंग के लिए जो है करना चाहिए। तो ऐसे में क्या व्यवस्था निकल करके बन करके आई, वही जो है हमें बताया गया है अनुच्छेद 54 में, और जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन शामिल है, आइए देखते हैं। तो कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो संसद के दो सदन कौन कौन से, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो बताया गया लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो यह केंद्र का प्रतिनिधित्व हो गया। इसके बाद यह कहा गया कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में हो गया। इसके बाद 17वां संविधान संशोधन करके 1952 में यह कहा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो मोटे तौर पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और अलग से लिखा गया है दिल्ली और पुडुचेरी को इसलिए कि ये राज्य नहीं है। ये क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां भी राज्यों के समान ही विधानसभाएं हैं। तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश और है जम्मू कश्मीर, वहां पर भी विधानसभा है। तो अभी तो वहां विधानसभा पूरी तरह से बन करके आई ही नहीं है, परसिमन होने के बाद जो है वहां भी चुनाव नहीं हुए हैं, नहीं तो वो भी यहां पर जुड़ जाएगी। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब कौन कौन भाग लेते हैं इसको तो हमने समझ लिया। अब अलग से हम यह भी समझना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, ताकि एकदम जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे। तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसद के प्रथम सदन राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य के आधार पर कुल 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में तो यह व्यवस्था संचालित नहीं है, लेकिन इससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे। तो वो जो 2 सदस्य मनोनीत होकर के लोकसभा में आते थे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। हालांकि वर्तमान में यह व्यवस्था न ही केंद्र में लोकसभा में है और न ही राज्यों में विधानसभा में है। तो कई राज्यों में भी यह प्रावधान था कि यदि राज्यपाल को लगे कि उस राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक एंग्लो इंडियंस को उस राज्य विधानसभा में वो मनोनीत कर सकते थे। तो ये जो प्रावधान है इसे जो है समाप्त कर दिया गया, या ये कहे कि आगे इसे नहीं बढ़ाया गया। तो वर्तमान में न ही लोकसभा में न ही किसी राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट तो केवल अब कहने के लिए रह गया है, क्योंकि मनोनीत सदस्य है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब नहीं। लेकिन हमारे समझने के लिए अच्छे से ये है
कि न ही लोकसभा, न ही राज्यसभा और न ही राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषदों के, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं दी गई? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है और अन्य जो शेष भारत के राज्य हैं उनमें विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो चूंकि विधान परिषदें सभी राज्यों में एक समान नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में हैं, तो अगर विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट लेने, भाग लेने की अधिकारिता दे दी जाती तो ये अन्य राज्यों के साथ अन्याय हो जाता, क्योंकि जिन राज्यों में विधान परिषद होती उन राज्यों का वेटेज राष्ट्रपति के चुनाव में बढ़ जाता और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती उनका जो है वेटेज कम होता। तो इसलिए यह कहा गया कि चूंकि ये व्यवस्था सब जगह नहीं है, इसलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव से दूर ही कर दो। तो राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसके अलावा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी। तो देखिए, ये तो इसी सेंटेंस में हो गया राज्य विधानसभाओं के, लेकिन चूंकि ये यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं हाफ स्टेट हैं, क्योंकि यहां पर इनका अपना लेजिस्लेचर भी है, तो इसलिए अलग से लिखा जाता है। यहां पर भी अलग से लिखा गया है, यहां पर भी अलग से लिखा गया है। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के इनके सदस्यों की अधिकारिता भी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत ही दी गई है। ठीक है, अब इसी में जब जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का गठन हो जाएगा तो वो भी इसमें आकर के जुड़ जाएगी। तो दिल्ली, पुदुचेरी और फिर जम्मू कश्मीर, तो कुल 3 यूटी आ जाएंगी। तो हमने विस्तार से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को समझ लिया। अब हम समझना चाहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की, तो मैनर क्या है राष्ट्रपति के इलेक्शन का। तो यहां पर हमें 2 शब्द देखने को मिलेंगे और इन दोनों को हमें विस्तार से समझना है। पहला तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और दूसरा एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो अब सबसे पहले हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझते हैं। ये क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था? तो इसे समझने के लिए हमें जो है भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसको समझना होगा। तो देखिए, भारत में चुनाव की 2 प्रणाली प्रचलित है। पहली, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से, हिंदी में इसके कई अनुवाद किए गए, लेकिन जो मुझे सबसे सटीक लगता है वो ये कि जो सबसे पहले पोस्ट तक पहुंचा वो विजयी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस सिस्टम का प्रयोग लोकसभा के चुनाव में होता है, विधानसभा के चुनाव में होता है, ग्राम पंचायत के स्तर पे ग्राम प्रधान का चुनाव इसी स्तर पे होता है, नगर निगम, नगर पंचायत के स्तर पे हम देखें तो पार्षद का चुनाव इसी तरह से होता है। तो भारत में एक तरह से मैं कहूं कि जितने प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिनमें हम आप भाग लेते हैं, वो सारे चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही होते हैं। तो अब एक बार, हालांकि आप सभी लोग परिचित हैं क्योंकि हम सभी लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही देखते आ रहे हैं। हम लोग वोट भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम समझ लें, जो है विधानसभा के लेवल पे या लोकसभा के लेवल पे, तो मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां कुल वोट पड़े 1 लाख। कितने वोट पड़े? 1 लाख वोट यहां केस्ट हो गए।
और यहां पे कुल प्रत्याशी कितने थे, तो यहां पे कुल 5 कैंडिडेट थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। कुल कितने कैंडिडेट थे, तो 5 कैंडिडेट थे। कुल वोट कितना पड़ा, 1 लाख पड़ा। और वोट की जब गिनती हो गई तो परिणाम किस प्रकार से रहा उसको देखिए। तो ए को वोट मिला 35,000, कितना, 35,000। एक दूसरा प्रत्याशी था बी, उसको मिला 34,999। और एक सी प्रत्याशी है, उसको मिला 15,000 वोट। फिर एक डी प्रत्याशी है, इनको मिला 5,000 वोट, और इसी तरीके से आगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिससे हम आप परिचित हैं, तो मैं आपसे पलट करके पूछूं कि कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव जीता। इस 1 लाख कुल वोट पड़े, कुल 5 प्रत्याशी थे। ए ने 35,000 वोट पाया, बी 34,999, सी 15,000 और डी 5,000। इसमें से चुनाव किसने जीता? निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि भैया ए तो विजयी हो गया। तो मैं पूछूंगा ए क्यों विजयी हो गया, तो आप कहेंगे कि अरे भैया सबसे ज्यादा वोट पाया है तो विजयी ये नहीं होगा तो कौन होगा, ये तो सबसे ज्यादा वोट पाया है। यहीं से जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसकी हानियों का हमें पता चलता है। तो कुल 5 प्रत्याशी थे, 1 लाख वोट पड़ा, ए ने 35,000 वोट पाए और वो चुनाव जीत गया, हम सबको पता है। यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हमारे यहां सभी प्रत्यक्ष चुनाव में इसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये कुल 1 लाख वोट में 35,000 कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि ये 35% है। तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब यह है कि 65% लोग ए के विरोध में मतदान किए हैं, केवल 35% लोगों ने ए के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 65% लोगों ने ए के विरोध में मतदान किया है। तो यह कौन सी पद्धति है कि जहां पर कि पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या कम है और विपक्ष में मतदान करने वालों की संख्या क्या है, अधिक है। इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से कहूं, इसी बात को अगर मैं एक दूसरे तरीके से कहूं और ये मैं कहूं कि ये बताइए, ठीक है ए ने सबसे अधिक वोट पाया और उसे 35,000 वोट मिले, लेकिन बी ने क्या कुछ कम वोट पाया? बी ने क्या कुछ कम वोट पाया? कितना कम पाया? 1 वोट कम पाया। तो आखिर 1 वोट का अंतर इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन गया और बी कुछ भी नहीं, उसका सारा वोट पानी में चला गया। मतलब उसके वोट का क्या मतलब? अरे ये भी लगभग 35% ही वोट पाया है। ये तो केवल 1 ही वोट का अंतर है। 35,000 और 34,999 में क्या है? केवल 1 ही वोट का अंतर है ना। तो केवल 1 अधिक वोट पा करके कोई विजयी और केवल 1 वोट कम पा करके कोई चुनाव हार जाएगा? तो यह भी इसकी हानि बताई गई कि इसमें जो है, अगर आप विजयी हुए तब तो, यानी आप नंबर 1 पर हैं, तब तो आपके वोट की वैल्यू है। अगर नंबर 2, 3 पे है तो आपका वोट पानी में चला गया, आपके वोट का कोई मतलब नहीं। यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। और इसीलिए किसी पार्टी को जो है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भारत में हम देखते हैं कि वोट प्रतिशत और सीट, ये 2 अलग अलग कैलकुलेशन है। जैसे कि 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को, लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 19 या 20% के आसपास वोट मिले थे। ये वोट करोड़ों में होते हैं उत्तर प्रदेश में, और सीट 1 भी नहीं मिली थी। 1 भी सीट नहीं मिली और 20% वोट मिला। वो कारण यह है कि उसके सभी प्रत्याशी या तो तीसरे नंबर पे रहे या दूसरे नंबर पे रहे, कोई पहले नंबर पे नहीं पहुंच पाया। और यह भी हो सकता है कि केवल कोई 20% वोट पा करके ही मैक्सिमम सीटें जीत ले। ठीक है,
तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है पहली बात। इसकी कुछ हानियां जो है वो मैंने आपको बताया। तो इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भैया जो अल्पसंख्यक है उसका कोई अर्थ इस सिस्टम में नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर किसी राज्य में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष में अगर जनसंख्या का वितरण कुछ इस प्रकार से हो कि वहां पर हिंदू 40% हो, वहां पर जो है सिख 10% हो, वहां पर मुसलमान 20% हो, वहां पर जैन हो, पारसी हो, इस तरीके से अलग अलग धर्म के लोग हों और वहां पर धर्म के हिसाब से ही वोटिंग होने लगे। जैसे हम तो जानते ही हैं कि जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग भारत में होती ही है। तो अगर उस हिसाब से वोटिंग होने लगे तो जो 40% वाला है वो हमेशा जीतेगा और 20% वाला, 25% वाला, 30% वाला हमेशा हारेगा। और इसी शक्ति का प्रयोग करके जो है आप देखते हैं कि राजनीति उस तरीके से ध्रुवीकृत कराई जाती है कि एक पक्ष हमारे तरफ आ जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये विषय, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। भारत में सभी प्रत्यक्ष चुनाव इसी पद्धति से होते हैं। लगभग सभी देशों में यही पद्धति चलती है क्योंकि ये बेहद सिंपल पद्धति है, आसान है, सबको समझ आती है, वोट की गिनती करना भी आसान है। तो कुल मिलाकर के इस पद्धति को सब लोग जो है फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर के ये समझ आता है कि नुकसान से अधिक फायदा लगता है, तो इसीलिए वो संचालित है। एक दूसरी प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने देख लिया। एक दूसरी प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसमें भी दो प्रकार है, एक जिसे हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली, और दूसरा जिसे हम कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो भारत में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम उन सभी चुनावों में प्रयुक्त होता है जहां चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनावों में, उपराष्ट्रपति के चुनावों में, राज्यसभा के चुनावों में, विधान परिषद के चुनाव में। तो जहां जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है वहां एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हम समझे उससे पहले हम जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत जो सूची प्रणाली है उसको समझना चाहेंगे, और वही जो है काउंटर करती है असल में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। तो देखिए इस सिस्टम में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लिस्ट सिस्टम में यह किया जाता है कि पूरे अगर विधानसभा का चुनाव है तो पूरा राज्य को ही एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा, और लोकसभा का अगर चुनाव है तो पूरा जो है भारत ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से तो मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में कुल 100 सीटें हैं। भारत में लोकसभा की कुल 100 सीटें हैं। हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत जो लिस्ट सिस्टम से चुनाव होता है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो 100 सीटें हैं लोकसभा की पूरे भारत में। तो कहा यह जाएगा कि सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स दे दें, ठीक है, वो अपने अपने प्रत्याशी को जो है बता दें। तो मान लीजिए यूपीए ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी और उसने ये कहा कि भैया जो है हमारे 100 प्रत्याशी एक क्रम से इस प्रकार से हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके उसने अपना प्रत्याशी दे दिया। इसके बाद एनडीए ने दे दिया 100 प्रत्याशी अपने जो है, ठीक है। तो मैं यूपी का हूं तो बीएसपी को शामिल कर लेता हूं, अन्य राज्य के आप हों तो क्षमा करिएगा। इसने भी 100 सीटों का अपना दे दिया, ठीक है। अब चुनाव हुआ, चुनाव जैसे होता है चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हर जगह, लेकिन यहां पर केवल पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। हालांकि जो है पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अब जब चुनाव हो जाएगा तो पूरे 100 लोकसभा सीटों की काउंटिंग होगी और यह देखा जाएगा कि किसको कितने प्रतिशत मत मिला। तो मान लीजिए अगर यूपीए को कुल जो मत था वो पूरे देश में 30% मत मिला, तो इसको कहा जाएगा कि ये जो 100 सीट है इसमें से 30 सीट तुम्हारी, और वो 30 लोग कौन सांसद होंगे। तो यूपीए ने जो अपनी लिस्ट दी थी 100 सदस्यों की, जो लिस्ट
इसने निर्वाचन आयोग को दिया था, उसमें जो टॉप के 30 होंगे, ऊपर के जो 30 होंगे वो सांसद हो जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए एनडीए को 60% मिला, कुल 60% वोट एनडीए को ही मिल गया अकेले। हालांकि ये सहज नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा तो कम कर ही देते हैं, नहीं आप कहेंगे कि आप तो एनडीए को ज्यादा दे रहे हैं, चलिए 50 कर देते हैं, इतना तो एनडीए इस समय जुटा ले रही है, ठीक है, तो 50%। तो अब एनडीए से यह कहा जाएगा कि भैया आपकी जो लिस्ट है 100 कैंडिडेट की, उसमें से जो टॉप के 50 कैंडिडेट्स हैं वो विजयी हो गए, आपके 50 प्रत्याशी जीत गए। इसके बाद मान लीजिए बीएसपी को जो है वोट मिला 20%, तो बीएसपी से यह कहा जाएगा कि आपने जो लिस्ट दिया था, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने जो लिस्ट दिया था 100 कैंडिडेट की, उसमें से ऊपर के 20 आपके जीत गए। अब इसमें क्या हुआ, समझ आ रहा? इसमें किसी का वोट खराब नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए मैंने रखा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 के इलेक्शन में 20% के लगभग वोट पा करके एक भी सीट नहीं जीत पाई 80 में से, और 2014 के ही इलेक्शन में 31% वोट पा करके एनडीए ने यानी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली। तो यहां मत आपका बर्बाद नहीं होगा, आपका जो वोट है वो बर्बाद होने वाला नहीं है, आपका वोट गिना जाएगा, जितना प्रतिशत रहेगा उतना प्रतिशत आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि इसमें कैप भी लगाते हैं, जैसे कोई 10% का कैप लग गया, 8% का, कि भैया 8-10% जो पाया रहेगा उसकी गिनती हम नहीं करेंगे, उसको तो हम निकाल बाहर करेंगे, उससे ऊपर गिनेंगे। तो अब आप बताइए, बीएसपी ने जितना वोट पाया उतना उसको सीट मिल गई, एनडीए जितना वोट पाया उसको उतनी सीट मिल गई, यूपीए ने जितना जो है परसेंट वोट पाया उसको उतनी सीटें मिल गई। हालांकि ये व्यवस्था जो है वो कुछ ही देशों में जो है संचालित है, जैसे इजराइल वगैरह में जो है संचालित है। तो ये एक व्यवस्था है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली। तो हमने टैली कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में सूची प्रणाली कैसे होती है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सूची प्रणाली चलती नहीं, हमारे यहाँ क्या चलती है, इसी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली चलती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। और इस पद्धति से हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसमें कैसे होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक निर्वाचक मंडल डिसाइड होता है, क्योंकि ये सारे अप्रत्यक्ष चुनाव हैं जिनका भी मैंने नाम लिया। तो एक निर्वाचक मंडल डिसाइड होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण होता है, तो कौन कौन लोग वोट देंगे ये तय होता है। और वोटिंग के समय प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग होती है, यानी एक व्यक्ति, क्या लिखा है, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरण, एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन प्रेफरेंसेस के तहत देने का अधिकार होता है। क्या, जैसे उस चुनाव में, जैसे राष्ट्रपति चुनाव को ही हम लें, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कुल 10 प्रत्याशी हैं तो एक जो वोटर है वो कुल 10 वोट दे सकता है। तो वो ऐसे वोट देगा जो है, पहले कोई कैंडिडेट है ए, तो ए को कहेगा फर्स्ट वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी, सबसे ज्यादा पसंद मुझे यही है। फिर बी के ऊपर कहेगा कि अगर ए ना बन पाए तो बी के बाद कहेगा कि सी। तो ऐसे प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 जितने कैंडिडेट उतने प्रेफरेंस होते हैं। और जब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता है कि वोटों की जब गिनती शुरू होती है तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर वोट में कोई जो है कोटा प्राप्त कर ले, ऐसे चुनाव में निश्चित रूप से कोटा निर्धारित होता है। जैसे राज्यसभा के चुनाव में भी एक कोटा निर्धारित होता है, उसी तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोटा जो है वो है 50% से एक अधिक। यानी यह मतलब नहीं है कि कुल वोट पड़ा उसमें से आपने बहुमत प्राप्त कर लिया, इससे मतलब नहीं है। यानी आपको 50% से अधिक वोट पाना ही होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं कि ये राष्ट्रपति के चुनाव का न्यूनतम कोटा है। तो कोई
जो है प्रत्याशी अगर पहले ही राउंड में न्यूनतम कोटा को पा जाएगा तब तो वो जो है विजयी हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे राउंड में वोटों की गिनती चली गई तो जब जो सबसे कम वोट पाया होगा उन 10 प्रत्याशियों में से, उसका वोट अन्य 9 में डिवाइड होगा। ये पूरा आगे जाके हम और विस्तार से समझेंगे, फिलहाल के लिए यही व्यवस्था है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे पहले आप इसको नहीं समझ पा रहे थे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए 2 सिद्धांतों को समझना चाहेंगे। तो पहला सिद्धांत यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों से स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, यानी उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की समान हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसे लागू करने का सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में वेटेज देना होगा, और यही किया भी जाता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी भी सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक वोट उत्तर प्रदेश के पास है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पहला सिद्धांत ये कि स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए सभी राज्यों के बीच। और दूसरा सिद्धांत है पेरिटी का, समतुल्यता का। यह सिद्धांत यह कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच समतुल्यता होनी चाहिए, राज्य और केंद्र के बीच समानता होनी चाहिए, यानी राज्य और केंद्र की बराबर की भूमिका होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इन दोनों सिद्धांतों को ठीक प्रकार से स्थापित करके ही एक विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा और एक सांसद के मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा, वो जो फार्मूला है वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही तैयार किया गया है। तो एक बार मैंने यहां पे लिखा है, एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपका दोबारा से रिवीजन हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे जो है एमएलए का वोट जो है की वैल्यू डिराइव की जाती है, कैसे उसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या फार्मूला है उसका। तो संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो समान रूप से हो, साथ ही राज्यों और संघ के मध्य भी समानता हो। इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निकाली जाती है। तो आइए देखें किस प्रकार से। तो पहला फार्मूला है एक विधायक के, यानी एक जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के का वोट किस प्रकार से निकलेगा जो है, तो उसका क्या फार्मूला है। तो उसका फार्मूला यही है कि सबसे पहले तो राज्य की कुल जनसंख्या, और उसको जो है डिवाइड करना है राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और डिवाइड करने से पहले हमें इनटू कर लेना है 1000 से। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का हम गुणा कर लेंगे 1000 से, और उसके बाद जो है राज्य की कुल जनसंख्या से उसका भागा दे देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही उस राज्य के एक एमएलए की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करके एकदम जो है इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहां पर जो है आप जो डाटा देख रहे हैं ये 2017 के प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो है डाटा है। किस राज्य के पास कितना वोट है वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो हम जो है उत्तर प्रदेश को ही लेते हैं इसी का एग्जाम्पल और यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए उत्तर प्रदेश हमें दिख रहा है 28वें नंबर पे, यहां पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला ये कहता है कि किसी भी एमएलए के वोट को की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह करना है कि उस राज्य की जनसंख्या को देखना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या हमें कितनी दिख रही है, 8,38,39,000
49,905। कितनी जनसंख्या है? तो 8,38,49,905 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान रहे ये 1971 के जनगणना की जनसंख्या है। इस समय तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, 20 करोड़ की जनसंख्या है। लेकिन ये 1971 की जनगणना है। इसके पीछे भी क्या कहानी है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये 1971 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो पहला फार्मूला ये कहता है कि पहले तो राज्य की जनसंख्या को ले आइए। तो राज्य की जनसंख्या को हम लेकर के आ गए, कितनी है? 8,38,49,905। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं, इसको जो है देखिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल सदस्य हैं 403। तो 403, ठीक है। तो इसमें दो तरीके हैं, आप अक्सर देखते होंगे। पहला तरीका तो यह है कि इस संख्या से जो है काट दीजिए और जो रिजल्ट आए उसमें जो है 1000, उसे जो है 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अभी मैं इसका जो है रिजल्ट आपके सामने निकालूं तो ये लगभग जो है 2,08,064, तो 2,08,064 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अगर जो है हम 8,38,49,905 को 403 से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आ जाएगा 2,08,064। ठीक है, तो इसीलिए रूल ये बनाया गया है कि इस संख्या को जो है फिर से डिवाइड कर दीजिए 1000 से। ठीक है, इसी संख्या को फिर से डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जो है 208.064 के आसपास आना चाहिए। तो रूल ये कहता है कि अगर 5 से अधिक है, जो है मतलब दशमलव के बाद 5 से ऊपर है तो उसे 1 मान लेंगे और 5 से नीचे है तो उसे 0 कर देंगे। तो यही रिजल्ट आता है। तो 208 ऐसे निकल गया। आप यहां भी देखेंगे तो यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है। ठीक है, तो पहला फार्मूला ये कि हम जनसंख्या को ले लें और सिंपली जनसंख्या को डिवाइड कर दें, जितने जो है नंबर ऑफ एमएलए हैं उस राज्य की विधानसभा से, उससे डिवाइड कर दें। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,38,49,905 और यहां जो कुल एमएलए हैं उनकी संख्या 403 है। तो हमें क्या करना है, इससे काट देना है। जो ये रिजल्ट आ गया 2,08,064, इसको हमें 1000 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद हमें 208 का फिगर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये है कि ये तरीका थोड़ा इधर उधर लगे आपको, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप एक काम ये करें कि सीधे सीधे जो है सबसे पहले आप जितनी संख्या है, जैसे 403 है उत्तर प्रदेश के कुल एमएलए की संख्या, इस एमएलए की संख्या को इंटू कर दीजिए 1000 से, तो 1000 से कर दीजिए। तो करते हैं 4330 हम यहां ला देंगे। अब ये संख्या कितनी हो गई? तो ये संख्या हो गई 4,03,000। अब ये 4,03,000 को सीधे सीधे जो है से ये डिवाइड कर दीजिए इस संख्या को। ठीक है, इस संख्या को डिवाइड कर दीजिए तो वही 208.0624 ऐसे करके आ जाएगा, 208 आएगा। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 6 आता है तो एक अंक उसको बढ़ा देंगे, अगर उससे आता है तो ये। अब ये यहां पर एक प्रश्न और होगा कि 1000 का इसमें क्यों हम कैलकुलेशन करते हैं? देखिए 1000 के कैलकुलेशन करने का मतलब यह है कि वोट के वैल्यू को हम घटाते हैं, 1000 से डिवाइड करके वोट के वैल्यू को घटाते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो एमएलए की कुल संख्या में 1000 का हम जो है इंटू करके वोट की वैल्यू को घटाना चाहते हैं। नहीं तो अब ये देखिए ये फिगर आया है, मतलब जो है तब जाकर के ये हुआ है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि 2 लाख आ जा रहा है। तो इसलिए जो है वो 1000 का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एमएलए के वोट की वैल्यू हम जो है निकाल लेते हैं। और जब एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल जाती है तो फिर हमें क्या करना है? जैसे हमें पता हो गया कि अब 208 जो है एक एमएलए की वोट की वैल्यू है, तो कुल है 403, तो हम जो है इंटू कर देंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। यहां पर पहले से लिखा ही है, देखिए यही है 208 इंटू 403 यहां किया गया है। और क्या है रिजल्ट? तो 83,824। तो यूपी के एक एमएलए का
के वोट की वैल्यू कितनी है? यूपी के कुल टोटल जो एमएलए के वोट की वैल्यू है वो है 83,824। 83,824 ये यूपी की है। एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है वो रिप्रेजेंटेशन होना राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, खासकर एमएलए की बात हो रही है, ठीक है। एमपी का तो सभी का बराबर ही होता है। तो इसमें आप देखेंगे सबका जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, इसी तरह से सिक्किम देखिए सबसे छोटा है, ठीक है। सिक्किम में कुल एमएलए है 32, लेकिन कुल जनसंख्या कितनी है? 2,09,843। 2,09,843। अगर 2,09,843 2,09,843 को जो है कुल कितने हैं यहां पर देखिए, मैं ये ऐसे निशान लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये 32 है, 32 है। इसको अगर हम काटेंगे तो लगभग 6,500 जनसंख्या पर सिक्किम में एक एमएलए आता है, जबकि यूपी में हम देखें तो 8,38,00,000 मोटे तौर पे जनसंख्या है, 403 है। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग जो है 2 लाख से ऊपर वोट, मतलब 2 लाख से ऊपर की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का एक विधायक करता है, जबकि लगभग 2,09,000 कुल सिक्किम की जनसंख्या। तो इसीलिए देख लीजिए किस तरीके से सिक्किम का कुल राष्ट्रपति के चुनाव में जो वैल्यूएशन है वोट का, सिक्किम के वोट्स की जो कुल वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव में वो है 224। कितनी है? 224। और उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है? 208। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आइए जो है बात करते हैं कि 1971 की जनगणना का क्या है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में किस जनसंख्या का प्रयोग होगा इसके बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, और उस निर्देश में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में उस जनसंख्या का प्रयोग होगा जो उस चुनाव के पहले की लेटेस्ट जनसंख्या हो। जैसे अभी तो कोरोना वगैरह की वजह से हमारी जनगणना 2021 की नहीं हो पाई, लेकिन अगर 2022 में चुनाव हो रहा है तो 2021 की जनगणना का हमें प्रयोग करना चाहिए, यह रूल है। या फिर अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई और 2022 में चुनाव हो रहा है तो किस जनगणना का प्रयोग करना चाहिए? 2011 की जनगणना का प्रयोग करना चाहिए, यह रूल था। लेकिन दिक्कत कब शुरू हुई? तो दिक्कत शुरू हुई इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के समय संजय गांधी का तो जो है बड़ा ये पॉपुलर एजेंडा था कि जनसंख्या को हमें कंट्रोल करना है, और संजय गांधी के समय में इमरजेंसी में तो जबरिया नसबंदी लोगों की कराई गई, ऐसे जबरदस्ती पकड़ करके नसबंदी कर दी जाती थी। ठीक, तो उस समय जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा जोर था, और प्रारंभ से जो दक्षिण भारतीय राज्य थे वहां उस तरीके से अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी आजादी के बाद से ही, जैसा कि उत्तर भारत में हुई थी। तो उत्तर भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई और दक्षिण में इस तरह की वृद्धि नहीं हो रही थी। तो दक्षिण के राज्य जो है अब ये सरकार पर दबाव बनाने लगे कि उत्तर के राज्य इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और दक्षिण के राज्य चूंकि सरकार की मंशा को देख करके जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़ करके उन्हें रिवार्ड मिलना, जो मिलने की उन्हें उम्मीद थी, वो तो उनके जो है हानि में बदल रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व ही देश की राजनीति में सिमटता चला जा रहा है। ऐसे तो जो है सारे के सारे लोकसभा की सीटें जो है उत्तर भारतीयों से भर जाएंगी, दक्षिण भारतीयों की राजनीतिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाएगी। तो यह सरकार पर दबाव पड़ने लगा। तो ऐसे में इसके त्वरित हल के रूप में इंदिरा गांधी ने संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह लिखवा दिया संविधान में कि 2000 ईस्वी तक
जिस जनसंख्या का प्रयोग किया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, वो जनसंख्या जो है 1971 की जनसंख्या होगी। वो जनसंख्या कब की होगी? तो 1971 की होगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने यह स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस जनसंख्या का प्रयोग होगा वो 1971 की जनसंख्या होगी। और इसीलिए 8 करोड़ 38 लाख की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की दिख रही है आपको। यही जनसंख्या 2022 के भी राष्ट्रपति के चुनाव में है, क्योंकि 1971 की ही जनगणना है। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी ने कर दिया इसे, और जब इसकी डेडलाइन समाप्ति की तरफ आ गई, यानी जब वर्ष 2000 तक इसकी वैलिडिटी थी, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उनको भी बहुत कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने एक आसान रास्ता अख्तियार कर लिया, एक आसान मार्ग खोज लिया, और वो मार्ग ये था कि उन्होंने उठा करके उसे 2026 तक लागू कर दिया। तो उन्होंने 84वां संविधान संशोधन कर दिया 2001 में, और ये कहा कि ये जो 1971 की जनसंख्या के प्रयोग की बात थी वो अब 2026 तक रहेगी। तो अभी 2026 तक जो है लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में जिस जनसंख्या का प्रयोग होगा वो जनसंख्या कौन सी होगी? तो वो जनसंख्या 1971 की होगी। अब इसके बाद देखिए, अगर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके टर्म में ये मामला फिर से आएगा। तो पीछे के लोग तो जो है नो चेंजर थे, जैसे अटल जी नो चेंजर, यथास्थितिवादी, लेकिन ये प्रो चेंजर्स की सरकार है नरेंद्र मोदी की। हो सकता है एक्शन हो। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है, लोकसभा की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या है उस हिसाब से अनुमान है कि अगर यह 1971 की जनसंख्या का कैप जैसे ही हटा, उत्तर प्रदेश से कम जो है 120 से लेकर के 144 तक सांसदों की बात हो रही है, और इसीलिए संसद भवन में बहुत अधिक सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। तो हो सकता है यह सरकार जो है उसको चुनौती ले और उस पर काम करे, या हो सकता है वो भी थोड़ा सा इसको जो है और आगे बढ़ा दे कि भाई कोई और आएगा तो देखेगा। ठीक है, तो ये विषय है, ये 1971 की जनसंख्या है। अब ये चार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें है, बहुत सारे प्रश्न भी इससे जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पहले तो ये खोजिए कि किन किन राज्यों में समान है स्थिति, मतलब जो है वोट की वैल्यू जो है एक समान है। किस राज्य में सबसे कम है? तो सिक्किम के विधायकों की वोट वैल्यू सबसे कम है। किसकी सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है। फिर उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य का है? तो यहां पे हम देखें तो जो है हमें महाराष्ट्र दिख रहा है, यहां 50,400 वोट है। ऐसे करके एक एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है जुड़े हुए हैं। तो ये हमें पता चल गया कि एक एमएलए का वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कुल एमएलए की संख्या से वहां गुणा कर देते हैं। देखिए हर जगह ये किया गया है, हर जगह ये किया गया है, देख लीजिए। और फिर उसके बाद सभी राज्यों का अलग अलग निकाल कर देखिए, जैसे यहां निकाला गया है आंध्र प्रदेश 27,000, अरुणाचल प्रदेश 480, असम 14,661, ऐसे सबका निकाल के कुल टोटल कर देते हैं। और टोटल जब कर देते हैं तो उसके बाद जो है अब आता है फार्मूला कि एक सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो आइए एक बार फार्मूला देख लें तो आगे बढ़ें। तो एक एमपी के मत का मूल्य क्या कैसे निकलेगा? तो सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य। तो जो सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य है उसमें संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बहुत इजी है ये, आइए देखें। ठीक है, तो कुल वोट कितना है अभी लेटेस्ट में जो है। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से। देखिए ये जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या का मतलब जो है जो कुल वोटर्स है, जो एमएलए की संख्या 4120। अब इसमें क्या है ना कि ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो एक जो है प्रांत ही था, लेकिन इसको जो है दो भागों में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख और एक जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख विधानसभा रहित है। तो जम्मू कश्मीर में जो है फिर से
जो है वहां पुनर्निर्धारण हुआ है, सीमांकन हुआ है, तो वहां पर अभी विधानसभा के चुनाव हुए ही नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की भागीदारी इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हो रही है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में सीटें थी वो भी सभी जो है खाली ही हैं, तो राज्यसभा से भी नहीं प्रतिनिधित्व हो रहा है और न ही जो है एमएलए के माध्यम से प्रतिनिधित्व हो रहा है। इसलिए यह संख्या में जो है चेंज आया है और बहुत सारी जगहों पर अलग अलग संख्या बताई जा रही है। मैंने बस ये किया कि 2017 से मैंने कुल 87 एमएलए को कम करके संख्या निकाली है। ठीक है, आइए, बहुत लोग तो पुराने ही डाटा को लेकर के चल रहे हैं, खैर वो अलग बात है। ठीक है, तो वर्तमान में कुल विधायक कितने हैं पूरे सभी राज्यों का मिलाकर के, पांडिचेरी का मिला के, दिल्ली का मिला के, सब 4033 है। ठीक है, इनके वोट की वैल्यू कैसे है, कितनी है, तो 5,83,231। ये कैसे संख्या आई है, तो उसी तरह सब राज्यों का अलग अलग निकाल के जोड़ करके फाइनल ये लिस्ट आई है। अब फार्मूला क्या कह रहा है, एक एमपी का वोट हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला ये कह रहा है कि पहले तो जो टोटल एमएलए का वोट है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो कुल एमपी हैं वो दोनों सदनों के, तो कुल कितने हैं, तो जो है 543 लोकसभा से हैं और राज्यसभा से 233 हैं। ठीक है, 12 हमने छोड़ दिया जो मनोनीत हैं, वो तो आएंगे नहीं, इस पर हमने डिटेल में बात किया। तो कुल कितने हुए, 776। ठीक है, कुल कितने हुए, 776। अब इसको जो है हमें काट देना है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 700 समथिंग। ठीक है, 700 समथिंग आएगा, लेकिन हम क्या मानेंगे कि 700 होगा। ठीक है, मैंने बताया ना 5 के ऊपर होगा तो 1 हो जाएगा और 5 के नीचे होगा, इसको अगर करेंगे तो 700 समथिंग जो है इसका रिजल्ट आएगा। अब क्या करना है, इस 700 में हमें 776 का इंटू कर देना है, तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 5,43,200। यही हमारा रिजल्ट आएगा, 5,43,200। आप भी करके देख लीजिएगा उस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये अंतर क्यों आया, यहां पर क्या है 5,43,231 और यहां क्या है 5,43,200। तो वो मैंने बताया ना कि आप जब इंटू करेंगे इस संख्या में, जब 776 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में जो आएगा रिजल्ट उसको हम हटा देते हैं, पॉइंट को सीधी सीधी संख्या लेते हैं, तो 700 हम लेंगे, तो 700 से जब गुणा करेंगे 776 का, तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कुल विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है, 5,43,231। हमने क्या कहा था, दो सिद्धांत, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, उसको हमने समझ लिया। फिर हमने क्या कहा कि पैरिटी होनी चाहिए, किसके किसके बीच, तो केंद्र और राज्य के बीच। तो राज्यों का कुल वोट कितना हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में, 5,43,231। और यहां देखिए कुल एमपी का वोट कितना है, जो है 5,43,200। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वोट 31 वोट अधिक है एमएलए के पास ही, तो ये मान ही लेंगे ना कि ये लगभग जो है समानता है। ठीक है, तो कुल अब देख लें हम, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल 4,809 लोग भाग ले रहे हैं। तो अभी वर्तमान में पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने लोग वोट देंगे, तो उसका उत्तर है 4,809 लोग जो है वोटर्स हैं। इसमें से एमएलए हैं 4,033 और एमपी हैं 776। ठीक है, और इन सबका कुल वोट का मूल्य कितना है, 10,86,431। कितना वोट का मूल्य है, 10,86,431। ठीक है, और जो बात मैंने आपको जनसंख्या से रिलेटेड बताई थी वो यहां लिखा भी है, पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति चुनाव में जनसंख्या से आशा 1971 की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। ठीक है, तो अब आइए, तो वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, 700 है, और उत्तर प्रदेश के विधायक का सबसे अधिक है 208 और सिक्किम के विधायक का सबसे कम है 7। ठीक है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए हमने देख लिया। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ
हम बढ़ते हैं, और वो है काउंटिंग, मतगणना कैसे होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसको भी समझना हमें, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा तय किया जाता है, और वो कोटा बहुत सिंपल है, क्या है, 50% से एक अधिक। तो जो कुल वोट है उसके 50% से एक अधिक पा लेना है। अगर 100 वोट है तो 51 पा लेना है, 1000 वोट है तो 501 पा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। 50% से एक प्लस हो जाए तो यही, इसको क्या कहते हैं, कोटा। और कोटा कैसे निकालते हैं, तो कुल वैध मत कुल पद प्लस 1, यही फार्मूला है कोटा निकालने का। समझने का बस मतलब इतना है कि 50% से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में यह नहीं चलेगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि आप सबसे अधिक पा गए तो विजयी हो गए। आप सबसे अधिक भी पा करके विजयी नहीं होंगे। आप विजयी कब होंगे, जब कुल वैलिड वोट जो डाले गए हैं उसका आप 50% से एक अधिक प्राप्त कर लेंगे तो आप विजयी होंगे। यह जरूरी है, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूनतम कोटा। तो अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोटिंग किस प्रकार से होती है उसको ही यही समझ लें। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 4 प्रत्याशी हैं तो ए को कोई फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, ऐसे जो है वरीयता क्रम में जो है वोटिंग होती है। तो वोट की गिनती भी वरीयता क्रम में ही होती है। तो एक व्यक्ति, जितने प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में हैं, जितने कैंडिडेट हैं, जो वोटर है वो जितने कैंडिडेट हैं उतने प्रेफरेंस का वोट दे सकता है कि अच्छा ठीक है, हमें पहले नंबर पे जो है ए पसंद है, दूसरे नंबर पे हमें बी पसंद है, तीसरे नंबर पे डी और चौथे नंबर पे सी पसंद है। तो हमारा चौथा वरीयता जो है फोर्थ प्रेफरेंस सी है, हमारा जो है थर्ड प्रेफरेंस डी है। इस तरीके से वोटिंग होती है। तो इसी तरह से जो है गणना भी होती है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4 उम्मीदवार हैं तो मतदाता चारों उम्मीदवारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वरीयता क्रम में मत देगा। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, तो एक जो है ये वोटर है, वो वोट कैसे दे रहा है, तो कैंडिडेट ए को इसने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा, कैंडिडेट बी को इसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और कैंडिडेट सी को इसने थर्ड प्रेफरेंस पे रखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है एक कंडीशन हम क्रिएट करते हैं कि कैसे हम मतगणना करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम मतगणना करेंगे। तो यहां पर जो है हम प्रथम चरण की मतगणना की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण की मतगणना की बात हो रही है। कुल वोट हम मान लेते हैं 1000 है। कितना कुल वोट है राष्ट्रपति के चुनाव में? 1000 है, समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो वोट तो 10 लाख हम जानते हैं। और जो कुल कैंडिडेट हैं इस चुनाव में, उनकी संख्या है 4। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 1000 वैलिड वोट्स हैं और कुल 4 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। प्रथम चरण में किस तरह से गिनती होगी इसको जो है हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, एक प्रत्याशी है ए, इसको 1000 में से वोट मिल गया 501। कितना इसको वोट मिल गया? 501। एक दूसरा प्रत्याशी है, उसको मिल गया वोट 199। ठीक है, एक सी प्रत्याशी है, उसको वोट मिल गया 160 और एक डी प्रत्याशी है, उसको वोट मिल गया 140। ठीक है, तो ये 700 हो गया और ये 300 हो गया, तो 1000 हो गया। ठीक है, तो ये प्रथम चरण है। इस तरह का आ गया 1000 वोट में से। तो इसमें से बताइए किसने कोटा प्राप्त कर लिया? कुल वोट कितना है? 1000 है। और कोटा क्या होगा? न्यूनतम कोटा जीतने के लिए मैंने बताया कि आधे से एक अधिक। तो आधा कितना है 1000 का? 500। और 500 से एक अधिक चाहिए, तो 501 जो पा गया, इसे कोटा प्राप्त हो गया। यानी ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति क्या हो गया? बन गया। तो अगर जो पहली काउंटिंग होती है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की गिनती की जाती है, और अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में ही
कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, यानी 50% से एक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो वो विजयी घोषित हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवल बीपी गिरी को छोड़कर के भारत में जितने राष्ट्रपति हुए वो सब प्रथम चरण की काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की काउंटिंग में ही चुनाव जीत गए। तो प्रथम चरण में फर्स्ट प्रेफरेंस के ही वोट गिने जाते हैं सभी प्रत्याशियों को, कि भैया इनको सेकंड किसने दिया है, थर्ड किसने दिया, कोई मतलब नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस गिनो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर जो है कोई व्यक्ति जीत गया, वो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया तो जीत गया। अगर ऐसा नहीं होता है, चूंकि हमें समझना है और अंदर से, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, इसी को मान लीजिए दूसरा चरण। पहले चरण में तो प्रथम चरण में ही कोई व्यक्ति जीत गया। दूसरे चरण में क्या है, तो कुल वोट 1000 है, कुल उम्मीदवार है 4। ए को मिल गया 450 वोट, बी को मिल गया 300, सी को मिल गया 500, डी को मिल गया 100 वोट। ये कौन से वोट है, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट है। ठीक है, हम उस एग्जाम्पल को हटा दिए, अब नए एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं। ये भी हमारा प्रथम चरण ही है, सॉरी, इसको भी प्रथम चरण रखिए, एक फ्रेश एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण में हमने गिनती किया तो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस के 450 वोट मिले, बी को 300, सी को 150 और डी को 100। अब आप बताइए कि इसमें से कोई विजेता है, तो उत्तर है नहीं, इसमें से कोई विजेता नहीं। विजेता बनने के लिए जब कुल वोट 1000 है तो विजेता बनने के लिए 501 वोट चाहिए, लेकिन 501 वोट तो किसी को मिला नहीं, तो इसका मतलब कोई विजेता बना नहीं। और जब कोई विजेता नहीं बना तो अब हम जो है दूसरे चरण की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इन्हीं प्रत्याशियों में से किसी को तो भारत का राष्ट्रपति बनाना ही है। तो अब दूसरे चरण में बढ़ेंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, जो रूल है, ठीक है, वो ये कहता है कि जो सबसे कम पाया है, जो सबसे कम वोट पाया है, इसकी उम्मीदवारी कर दो रद्द, कर दो इनको टाटा बाय बाय, कि भैया बहुत पीछे हैं, अब जीतने की आपकी स्थिति नहीं, अब आप निकलिए। तो इनको कर दीजिए टाटा बाय बाय, और इनका वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस का, उसको जो है ए बी सी में बांटिए। ठीक है, तो मान लीजिए डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में कुल कितने वोट मिले, 100। तो सेकंड प्रेफरेंस मतलब 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि डी हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस है, हम प्रथम वरीयता डी को देते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन हम अगर ये नहीं बन पाते हैं तो हम सेकंड प्रेफरेंस में किसको जो है माने, तो कोई ए को, इन 100 में से किसी ने ए को माना होगा, किसी ने बी को माना होगा, किसी ने सी को माना होगा, क्योंकि 4 प्रत्याशी हैं, तो इन्हीं ए बी सी डी में से किसी को उन्होंने माना होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने डी को दिया, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस तो किसी को दिया होगा, थर्ड प्रेफरेंस तो किसी को दिया होगा, तो हमारा थर्ड से भी मतलब नहीं, केवल सेकंड से है। ठीक है, तो 100 वोट इनको मिला फर्स्ट प्रेफरेंस का। तो अब जिन्होंने इनको 100 वोट दिया, उन्होंने इनके सेकंड प्रेफरेंस में किसको किसको जो है दिया, तो ए को दिया होगा, मान लीजिए ए को उसने जो है 55 वोट दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस का, बी को दे दिया उसने जो है 35 वोट, ठीक है, और सी को दे दिया 10 वोट। कितना दे दिया, 10 वोट। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे होगा, तो ये जो 55 वोट है जो सेकंड प्रेफरेंस में मिला है डी के, तो पहले से ये ए ने कितना वोट पाया है, पहले से ए के पास वोट है 450, तो इसमें हम जोड़ देंगे 55 वोट और ये हो जाएगा 505। ये जो है चुनाव में विजेता हो गए ए, इनको मिल गया। इसी तरीके से बी का जोड़ दें, तो बी को पहले से मिला है 300 वोट और फिर मिल गया 35 वोट, इनका हो गया 335 वोट। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सी को पहले 100 और डी के सेकंड प्रेफरेंस के 10 वोट, तो ये हो गया 150 ये था ना, सी का 150 था, तो 150 और प्लस 10 160। ये तो अब इसमें कौन विजेता हो गया, इसमें जो है ए विजेता हो गया। अगर इसमें भी नहीं रिजल्ट निकला तो अब फिर जो है इनका नंबर लगाया जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी है। सारी बात इस पे यहां जो है मैंने लिखी हुई है, यहां पर जो है सब बातें लिख करके समझाई है। पढ़ देता हूं एक बार। मतगणना के प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम चरण में कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रथम चरण में कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है तो द्वितीय चरण की गणना प्रारंभ होती है। द्वितीय चरण की गणना में प्रथम चरण में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर उसके द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति का हमेशा निर्णय प्रथम चरण में हो जाता है, लेकिन एक बार केवल बीपी गिरी का निर्णय जो है दूसरे चरण में पहुंचा। ठीक है, तो यह भी एक फैक्ट है। तो वीवी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको सफलता द्वितीय चरण की मतगणना के बाद मिली और इन्हें अब तक का सबसे कम मत मिला है और वो मत है 50.2%। तो भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं वो इनसे अधिक मत प्राप्त करके ही हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए सभी मुद्दों को सुनने की जो अधिकारिता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। तो उच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए किसी विवाद को सुन नहीं सकते। केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति से जुड़े हुए विवादों पर सुनवाई कर सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपील राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई उसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जो या तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो, यानी वो भी एक वोटर्स हो। और किसी आउटसाइडर्स की अपील इस विषय में नहीं सुनी जा सकती, वो नहीं अपील कर सकता। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट बैलेट होता है, यानी गुप्त मतदान होता है, और ऐसे में कोई भी व्हिप नहीं जारी की जा सकती किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। यानी एक एमपी और एक एमएलए बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने पार्टी लाइन को तोड़ करके किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट दे दे, जिसको देने का वोट उसे का मन कर रहा है। वो दलीय बंधन से बंधा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक एनडीए का एमएलए एमपी एनडीए द्वारा समर्थित ही राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी को वोट दे, वो यूपीए द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्याशी को अपना वोट दे सकता है। तो कोई दलीय जो है पूर्वाग्रह नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में बार बार प्रत्याशियों द्वारा यह कहा जाता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिए। तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन यह लाजमी है कि भाई एनडीए का जो एमएलए है वो एमपी है, वो अपने पार्टी द्वारा ही समर्थित प्रत्याशी को वोट देगा। लेकिन संवैधानिक प्रावधान यह है कि यह सीक्रेट बैलेट है, जिसको मन हो आपको वोट देने का आप वोट दीजिए। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली। आपको ठीक प्रकार से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, चाहे वो जो है निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, चाहे वोट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, चाहे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, और मतगणना किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। आगे हम जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है समझना चाहेंगे और उसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है समाप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरा चित्र जो है अब तक के सभी राष्ट्रपतियों का लगा हुआ है, उनका नाम, उनका कार्यकाल लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबूजी 1950 से लेकर के 1962 लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने किया। ठीक है, तो अब देखिए अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। तो यह बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व भी जो है अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है,
और राष्ट्रपति किसको अपना पद त्याग पत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है जो है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, जैसे अमेरिका में लिमिट है 2 बार हो सकता है, लेकिन भारत में कई बार हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति हेतु अर्हताएं क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है? तो यह बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के में लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है संविधान परिभाषित नहीं करता है, जैसे यहां लिखा है संविधान लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। अब इसमें जो है इतना समझने के बाद हम ये समझें कि कोई भी व्यक्ति जो ये तय करता है कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो वो जो इस आशय का प्रस्ताव देता है, तो उस प्रस्ताव को जो है, जो नामांकन प्रस्ताव है, उसके लिए 50 प्रस्तावक, ठीक है, जिसे प्रपोजर कहा जाता है, और 50 अनुमोदक जिन्हें सेकेंडर्स कहा जाता है, ठीक है। तो 50 प्रपोजर्स और 50 जो है सेकेंडर्स की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। देखिए, 1997 से पूर्व जो है प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी, ठीक है। इसको समझ लीजिए। देखिए, हुआ क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रपोजर और जो सेकेंडर्स थे उनकी संख्या 10-10 ही चाहिए होती थी। तो ऐसे में मौज लेने में भी कई लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते थे, जैसे धरती पकड़ का नाम तो सुविख्यात है। वो इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे, तो केवल ये कहने के लिए कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि कम संख्या थी, और ये कौन होंगे, ये जो है जो मतलब वर्तमान में 50-50 और पहले 10-10 थे, तो ये कौन होंगे? वही लोग होंगे जो निर्वाचन मंडल में होंगे, यानी एक विधायक होगा, एक राज्यसभा का एमपी होगा, एक लोकसभा का एमपी होगा, इस तरीके से, माने जो निर्वाचन मंडल पूरा है जिसकी बात हमने की, तो उसमें से ही कोई होगा। तो कम लोगों की आवश्यकता होती थी, तो कई विधायक भी अपना मौज लेने में किसी को लड़ा देते थे और खुद अपना वोट भी उनको नहीं देते थे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन कर प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई कि भैया 50-50 रहेगी। तो अब 50-50 पहले जुटा लीजिए, तब आइए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, क्योंकि भाई यहां इतना जो है करीब 5,000 के आसपास जो है कुल वोटर्स हैं, उसमें से अगर 100 का समर्थन भी आप नहीं जुटा पा रहे हैं, तो फिर आप क्या चुनाव लड़ेंगे? तो ये कर दिया गया। और जमानत राशि 15,000 रुपए होती है, ठीक है। और ये रूल है कि कुल जो वैलिड वोट पड़ा है उसका 1/6 अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं, 1/6 आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। हालांकि जमानत राशि जब्त होने का मतलब कि वो 15,000 रुपए जब्त हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के समाज में जमानत राशि को का जब्त हो जाना जो है बहुत अपमान में माना जाता है। कहा जाता है कि हम तो उनकी जमानत जब्त कर देंगे। आप अक्सर सुनते होंगे कि अरे वो क्या लड़ेंगे, हम तो जमानत जब्त कर देंगे उनकी, ठीक है। खैर, तो ये विषय हो गया। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख है जो है अनुच्छेद 59 में, और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या शपथ लेते हैं राष्ट्रपति? तो निष्ठापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है अभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। ये पूरा नोट्स मैंने दे दिया है आपको, इसको जो है आप आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको समझाने में बहुत अधिक समय जाएगा और हमारा फोकस भी
जो है राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने का नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है ये समझने का था। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।